नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मार्जिनल रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट्स देखे थे। इस वीडियो में आइए उसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं। हम लोगों ने डिमांड कर्व देखा था, डिमांड का फंक्शन देखा था P इज इक्वल्स टू ए क्यू प्लस बी, जिसमें ए हमारा स्लोप होता था और वह स्लोप क्या होता था, नेगेटिव होता था। बी हमारा पॉजिटिव इंटरसेप्ट बनाता था। कहने का मतलब ये है कि जैसे प्राइस बढ़ता था वैसे डिमांड भी कम होता था। लेकिन इस पूरी थ्योरी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि ये डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है, मार्केट में कंपटीशन कैसा है। क्या मार्केट में मोनोपोली है या फिर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। आइए इन दो नई चीज़ों को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में एक प्लेयर होता है। अगर एक से अधिक प्लेयर भी हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ प्लेयर्स आर मोर देन वन, तो वो काफ़ी छोटी संख्या में होते हैं और वो मिलकर एक तरह का कार्टेल बना लेते हैं जिससे वो लोग प्राइस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। परफेक्ट कंपटीशन में एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोई एंट्री बैरियर नहीं होता है, कोई भी कभी भी घुस सकता है मार्केट में अपना सामान बेचने के लिए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, मेनी प्लेयर्स, और किसी एक प्लेयर के पास इतना दम नहीं होता है कि अपने दम पे वो प्राइस को अफेक्ट कर सके। अगर वो प्राइस को अफेक्ट करेगा तो द सेम मोमेंट ही विल बी वाइप्ड आउट ऑफ द मार्केट। तीसरी चीज़ क्या होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कि जो सेलर होता है उसके पास बहुत छोटा मार्केट शेयर होता है, लेकिन उसके पास क्या है कि वो जितना माल चाहे उतना बेच सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। अगर मान लीजिए मार्केट में हमारा 1 लाख क्या 10 लाख यूनिट का डिमांड है, सपोज कीजिए 10 लाख यूनिट का डिमांड है, तो इतने प्लेयर्स होंगे कि कोई भी प्लेयर जो होगा उसका एवरेज मान के चलिए इससे ज़्यादा नहीं होगा, 10,000 ज़्यादा नहीं होगा। ये एक समझाने के लिए है, ठीक है ना। उसका जो मार्केट शेयर होगा 10,000 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें वो अब जो आदमी 10,000 सामान बेच सकता है, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ के कितना भी हो जाए, वो 1 लाख तक चला जाए, 5 लाख तक चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इतनी ज़्यादा अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस नहीं कर सकता है। तो इसीलिए अगर वो कैपेसिटी इन्हेंस भी करेगा तो कितनी करेगा, 10% करेगा, यानी कि 10,000 से 11,000 ही कर पाएगा। 20% करेगा, उससे ज़्यादा कैपेसिटी इन्हेंसमेंट पॉसिबल है भी नहीं। तो इसीलिए माना जाता है कि जो भी सेलर होता है वो कितनी भी क्वांटिटी बेच सकता है। आया समझ में? वो ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं और सबके पास एक लिमिटेड मार्केट शेयर है। अगर वो अपने मार्केट शेयर को बढ़ाएगा भी, हालांकि देखा यह गया है कि 10% मार्केट शेयर बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। मार्केट शेयर 1-2% बढ़ जाए, उसी में कंपनी की चांदी निकल जाती है। आइए अब इधर देखते हैं, मोनोपोली में देखते हैं। तो जो हमारा मोनोपोलिस्ट होते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं कि प्राइस को अफेक्ट कर देते हैं। जब प्राइस को अफेक्ट किया तो क्वांटिटी का डिमांड घटेगा, और हम लोगों ने ये भी देखा है कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू P इंटू क्यू। ये P है, इसमें Q से मल्टीप्लाई कर दिया तो AQ² प्लस BQ आ गया। अब आइए मार्जिनल रेवेन्यू देखते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू DTR बाई DQ इज इक्वल्स टू 2AQ प्लस B। ये भी तक यहाँ पर आया, एक फंक्शन निकल के आया, मार्जिनल रेवेन्यू का एक फंक्शन निकल के आया। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, f'(x) मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारा, उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f'(x) होगा। तो ध्यान रखिएगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो भी क्वांटिटी आती है वह भी तो एक फंक्शन ही होती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो उसी प्रकार से मार्जिनल रेवेन्यू भी एक फंक्शन हुआ। अब आइए मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन या मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व को एक बार देखते हैं और हमारे डिमांड फंक्शन के कर्व को देखते हैं।
दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, दोनों में ये सिमिलरिटी दिख रही है। पहली सिमिलरिटी क्या है कि दोनों लीनियर है नेचर में। दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि दोनों का इंटरसेप्ट इक्वल है। अब जो डिसिमिलरिटी है वो डिसिमिलरिटी कहाँ है, दोनों के स्लोप में है। मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप जो है वो इसके स्लोप का, डिमांड फंक्शन के स्लोप का 2 टाइम्स है। यहाँ पे स्लोप a है, यहाँ पे स्लोप 2a है। अरे बात समझ में आ रही है? तो अगर हम इसका अगर कर्व ट्रेस करें दोनों का, यहाँ पे हम ये वाला फंक्शन लिख देते हैं। दोनों का कर्व यदि हम ट्रेस करें तो कुछ इस तरह का कर्व होगा। इंटरसेप्ट बराबर है ठीक है, मान लीजिए कि दोनों बराबर है, ठीक है ना। समझने के लिए खाली ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पॉइंट ए हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा, चलिए अभी हम देखते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या होता है। ये हमारा कौन सा कर्व हो गया, डिमांड फंक्शन का कर्व हो गया। हाँ, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम में देखिए हमारा डिमांड फंक्शन यहाँ x पे समाप्त हो जाता है, x एक्सेस पर। लेकिन जो मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व है MR, वो हमारा x एक्सेस के नीचे भी जाता है। ध्यान दे रहे हैं? ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं इस बात को। ऐसा ये मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव क्यों हो जाता है। पिछले वीडियोस में जब हम लोगों ने एक टेबल बनाया था उसमें मार्जिनल रेवेन्यू किस तरह से लिखा था हम लोगों ने, 97 के बाद 95, 93, ठीक है। यानी कि यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होने लगेगा। यानी कि एक समय तो हम लोगों ने ये भी कहा था कि मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है, लेकिन इस गिनती में 0 नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद भी 0 हो जाएगा। कैसे होगा ये उसको समझते हैं ध्यान से। हम लोगों ने टोटल रेवेन्यू कर्व को कुछ ऐसा बनाया था। ये हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व है, पैराबोला। और हम लोगों ने ये भी कहा कि इसके किसी पॉइंट पे यदि स्लोप निकाल दिया जाए तो वो उस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू होगा। यानी इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निकल कर आएगा। और जब हम लोग टोटल रेवेन्यू पढ़ रहे थे तो ये हम लोगों ने देखा था कि ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, और ये वाली क्वांटिटी जो होगी, ये कर्व है हमारा AQ स्क्वायर प्लस BQ। ये पॉइंट हमारा 0, 0 है। आइए समझते हैं इसको बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये वाला पॉइंट जो होगा मैक्सिमम पॉइंट होगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा, ये एक दूसरा पॉइंट होगा। ये पॉइंट क्या होगा, इसको इज इक्वल्स टू 0 रख दिया जाए। दिस इम्प्लाइज AQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस BQ। AQ से AQ कैंसिल, Q इज इक्वल्स टू माइनस B/A। ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, माइनस B/A हो जाएगा। ये वाला पॉइंट, ये समझ में आया क्यों हुआ 0? ये 0 हमने इज इक्वल टू 0 इसलिए किया क्योंकि ये x एक्सिस पर ये जो टोटल रेवेन्यू है हमारा, टोटल रेवेन्यू यहाँ पर 0 है, 0 है ना। तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए हमको इसको 0 रखना ही था। और इस वाले पॉइंट पे हमारा क्वांटिटी भी 0, यहाँ क्वांटिटी कुछ है, यहाँ क्वांटिटी 0 है, तो टोटल रेवेन्यू भी 0 था।
अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो टोटल रेवेन्यू वाला वीडियो एक बार देख ज़रूर लीजिएगा। चलिए इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी हम लोग कुछ बेच पा रहे हैं, मतलब कि जो फर्म है कोई ना कोई क्वांटिटी, कुछ ना कुछ क्वांटिटी बेच रही है। बेचने के बाद भी उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो ज़ीरो है। वो ज़ीरो क्यों है वो उस वीडियो में उसके डिस्कशन किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर ज़ीरो है तो इस पूरे टोटल रेवेन्यू को अगर ज़ीरो के बराबर रख दिया जाए तो हमारा ये पॉइंट निकल जाएगा। हमने कितनी क्वांटिटी बेची, हमने जो क्वांटिटी बेची है वो -B/A बेची है यहाँ पर, ठीक है। आप कहिए कि साहब क्वांटिटी तो माइनस में नहीं होती है, क्वांटिटी माइनस में नहीं होती है। आप कर्व के स्लोप को देखिए, कर्व का स्लोप किस तरह से है। यहाँ पर हम लोगों ने पॉजिटिव ए लिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो ए नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में कि ये क्वांटिटी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर ए जो होगा वो नेगेटिव होगा और हम लोगों ने चूंकि पॉजिटिव लिया है, अगर इसको हम लोग नेगेटिव ले लेते तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता। क्लियर है। तो जो क्वांटिटी हमारी जो बिकेगी वो -B/A बिकेगी। एक चीज़ और देखा था हम लोगों ने कि ये चूंकि पैराबोला है हमारा, तो इसमें एक सिमेट्री होती है, और तो ये वाला पॉइंट इन द मिडिल ऑफ दिस टू होगा, इन दोनों के बीच में होगा। इन दोनों का सेंटर कौन सा पॉइंट होगा? इन दोनों का सेंटर -B/2A होगा, ठीक है। यानी अगर कोई फर्म -B/2A क्वांटिटी सेल करती है, ठीक है, -B/2A क्वांटिटी सेल करती है, तो उसका रेवेन्यू वहां पर मैक्सिमम होगा। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हम लोगों ने इस पॉइंट पर एक स्लोप इसका ड्रॉ किया जो कि पॉजिटिव निकला। पॉजिटिव क्यों निकला? क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है हमारा कर्व का, कर्व तक स्लोप जो है, इस मिड पॉइंट तक कर्व ऊपर की ओर जा रहा है, मिड पॉइंट के बाद कर्व नीचे की ओर आ रहा है। तो मिड पॉइंट तक आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वहां पर आपको कर्व की डायरेक्शन जो होगी, कर्व का जो स्लोप होगा, कर्व का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। मिड पॉइंट के बाद आप कोई कर्व का स्लोप, मिड पॉइंट के बाद आप कर्व पे कोई स्लोप खींचने की कोशिश कीजिए, कर्व का स्लोप निकालने की कोशिश कीजिए, वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो मिड पॉइंट पे क्या होगा? आइए मिड पॉइंट पे हम लोग अब इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने का सबसे बढ़िया फंडा क्या है? एक टेंजेंट यहाँ पर खींच दिया जाए। टेंजेंट खींच दिया। अब जो भी टेंजेंट हम खींचेंगे इस मिड पॉइंट पर, ये टेंजेंट और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो क्या एंगल बनाएगी? कोई भी एंगल नहीं बनाएगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई एंगल बनता ही नहीं है, उसका एंगल 0 होता है। जब एंगल 0 हो गया तो हमारा स्लोप भी 0 हो गया। कर्व का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप तो 0 हो ही गया, ये स्लोप भी 0 हो गया, यानी dy/dx जो हो गया वो 0 के बराबर हो गया। तो जब, और ये dy/dx होता क्या है? ये dy/dx अगर टोटल रेवेन्यू कर्व का अगर dy/dx निकाला जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होगा। तो हुआ ना, मार्जिनल रेवेन्यू 0 हुआ ना यहाँ पर, ठीक है। यानी इस पॉइंट पर -B/2A क्वांटिटीज पे जो होगा हमारा फर्म का मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद इस क्वांटिटी के बाद जो भी क्वांटिटी का प्रोडक्शन होगा, वहां पे जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो नेगेटिव होने लगेगा। देखिए यहां से तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 तक जा रहा है, 0 के बाद और आगे जाएगा तो क्या नेगेटिव ही क्वांटिटी मिलेगी ना, ठीक है। याद रखिएगा, -B/2A के बाद जब भी इधर जो भी क्वांटिटी अगर एक्स्ट्रा होगी, वो क्वांटिटी पर मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा। आइए उसी कॉन्सेप्ट को भी यहां उतारते हैं, इस डायग्राम में देखते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा? क्वांटिटी पे चर्चा हो रही है अभी, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी होती है। ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा? ये वाला पॉइंट हमारा
यही पॉइंट होगा, -b/2a। अरे भैया 2aq प्लस b को 0 के बराबर रख दो, ये वही पॉइंट होगा। इसके बाद अगर कोई भी क्वांटिटी बेची जाएगी तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव होता चला जाएगा। इसीलिए हमारा जो ये वाला कर्व है, डिमांड कर्व है, यहीं पे रुक जाता है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू जो है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है उसके भी नीचे जाता है। आइए एक चीज़ और देखते हैं। हम लोग जब टोटल कॉस्ट पढ़ रहे थे तो एक चीज़ पढ़ी थी हम लोगों ने, टोटल कॉस्ट में अगर टोटल क्वांटिटीज से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास एवरेज क्वांटिटी निकल के आती है। उसी तरह अगर टोटल रेवेन्यू में इसको डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, एवरेज रेवेन्यू। टीआर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, P इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल्स टू P, यानी P और AR बोले तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों बराबर होते हैं। यानी इसी कर्व को यदि हम एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कह दें तो कोई गलती नहीं होगी। यहाँ तक मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो चुका है। यदि नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एग्जामिनेशन में आपको इसी कॉन्सेप्ट में फंसाया जाएगा कि क्वेश्चन में दिया रहेगा मोनोपोलिस्ट है या फिर परफेक्ट कंपटीशन है, वहीं पर चक्कर, ज़्यादातर लड़के वहीं चक्कर खाते हैं। तो इसीलिए बचने के लिए इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के मामले में क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन पर हम लोगों ने चर्चा क्या की थी कि उसमें बहुत सारे फर्म्स होती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या थी कि फर्म्स के पास प्राइस को चेंज करने का पावर नहीं होता है। तीसरी चीज़ कि फर्म कितना भी क्वांटिटी बेच सकती है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आइए इसको समझते हैं। फर्म्स प्राइस चेंज नहीं कर सकती हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस फिक्स्ड है। अगर फर्म्स प्राइस को प्रभावित नहीं कर सकती हैं, किसी भी चीज़ के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तभी तो प्रभावित नहीं, अगर प्रभावित कर सकती है तो प्राइस ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब प्राइस हमारा कांस्टेंट है, P इज इक्वल्स टू B। ठीक है, अब तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, B इंटू क्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो B। एवरेज रेवेन्यू कितना हो जाएगा, B इंटू क्यू बाई टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटीज, ये भी B हो जाएगा। यानी इस केस में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व तीनों एक ही है। और तीनों कैसा है, क्वांटिटी फिक्स्ड नहीं है, प्राइस फिक्स्ड है। तो प्राइस को यहाँ फिक्स किया, y एक्सिस पे प्राइस होगा, x एक्सिस पे Q होगा। प्राइस को फिक्स किया, क्वांटिटी को बढ़ाते चले गए। सिंपल। यही हमारा क्या है, टोटल रेवेन्यू। ये हमारा है एवरेज रेवेन्यू, सॉरी टोटल नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू। यही हमारा एवरेज रेवेन्यू, यही हमारा डिमांड फंक्शन। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही। मार्जिनल फंक्शन में जो मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ा था, मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग मार्जिनल कॉस्ट शुरू करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियोस का लाभ मिल सके। आप अगर किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो हमें हमारी ईमेल आईडी में आप बता सकते हैं। ईमेल आईडी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जब पूरा मार्जिनल फंक्शन जब ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग कॉस्ट पढ़ेंगे, कॉस्ट के बाद कंजम्पशन एंड सेविंग्स पढ़ेंगे। उसके बाद पूरा अच्छा खासा न्यूमेरिकल्स हमारी टीम तैयार कर रही है। न्यूमेरिकल्स, उन न्यूमेरिकल्स को आप लोगों को करना है। न्यूमेरिकल्स करके
यदि कहीं प्रॉब्लम होती है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप हमें बताइए, हम लोग उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए कि न्यूमेरिकल्स, इस टॉपिक के जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे आपका कॉन्फिडेंस इस पेपर में नहीं आने वाला है। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप जितने न्यूमेरिकल्स हैं सारे न्यूमेरिकल्स करें। अगर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाता है, सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, तो आप हमसे पूछें, उनका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फिर इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं मार्जिनल कॉस्ट के साथ। जय हिंद।